केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी। कैबिनेट ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाए जाने को दी स्वीकृति। कथित जासूसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई चलाएगी भ्रष्टाचार का मुकदमा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। भाजपा ने की सिसोदिया की अविलंब गिरफ्तारी और सीएम केजरीवाल की भूमिका की जांच की मांग। मेघालय और नागालैंड में नेताओं का धुआंधार प्रचार। बीजेपी के स्टार प्रचारकों समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी नेता ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट किया पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में 19% की वृद्धि का दर अनुमानित। बेंगलुरु में G20 के वित्त उप मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक जारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण साबित होंगी यहां होने वाली चर्चा। खजुराहो में आज से G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक। कल्चर फॉर लाइफ पर दिया जाएगा जोर। विश्व धरोहर स्थलों का भी दौरा करेंगे G20 देशों के प्रतिनिधि। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और गुयाना सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। हवाई सेवा समझौता दोनों पक्षों के बीच राजनयिक आदान प्रदान के बाद लागू होगा, जो इस बात की पुष्टि करेगा कि प्रत्येक पक्ष ने इस समझौते को लागू होने के लिए आवश्यक अंतरिम प्रक्रिया पूरी कर ली है। गुयाना के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए एक रूपरेखा तैयार होगी। बढ़ता विमानन बाजार और भारत में विमानन क्षेत्र के उदारीकरण जैसे घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए अनेक देशों के साथ हवाई सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और गुयाना गणराज्य के बीच नया हवाई सेवा समझौता दोनों पक्षों की विमानन सेवाओं को वाणिज्यिक अवसर प्रदान करते हुए उन्नत और निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन शिकागो कन्वेंशन 1944 से संबंधित अनुच्छेद 3 BIS और अनुच्छेद 50 के एक उपवर्ग और अनुच्छेद 56 में संशोधन से संबंधित 3 प्रोटोकॉल्स के अनुसमर्थन को मंजूरी दी है। शिकागो कन्वेंशन के लेख सभी अनुबंधित राज्यों के विशेषाधिकारों और दायित्वों को स्थापित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ICAO मानकों और अनुशंसित प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन को विनियमित भी करते हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है। विधि आयोग सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल इस महीने की 20 तारीख को समाप्त हो गया है। सरकार ने कहा है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों को भी मंजूरी दे दी। नियमों के अनुसार खाद्यान्न का 100% तथा चीनी का 20% अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। और दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के बाद अब जासूसी के मामले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ताजा मामले में गृह मंत्रालय ने जासूसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने को मंजूरी दे दी है। सीबीआई जांच में केजरीवाल सरकार पर भाजपा नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। कहा गया है कि 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार में नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। सीबीआई ने जांच में आरोपों को सही पाया है।
अब सीबीआई सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करेगी। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता हरीश खुराना ने मांग की कि इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। वहीं दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तुरंत गिरफ्तार करे और इस मामले की तह तक जाए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस 2015 से इस मामले को उठाते हुए आ रही है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर एक फीडबैक यूनिट बनाया जाता है। उस फीडबैक यूनिट से जो हमारा आरोप भी है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तकरीबन 700 लोगों की, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें जजेस हैं, जिसमें मीडिया हाउसेस हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के अफसर हैं, उनकी जासूसी करवाई गई और इल्लीगल तरीके से एक सीक्रेट फंड बनाया गया जिसके अंदर इलीगल तरीके से पैसे को ट्रांसफर किया गया, फंड ट्रांसफर किए गए। तो इस जांच में अब सामने आएगा कि किन किन लोगों ने इन लोगों ने स्नूपिंग करवाई, किन किन लोगों की ये सब जासूसी हुई, ये सब सामने आएगा। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इस जांच के बाद सलाखों के पीछे होंगे। निश्चित तौर के ऊपर ये मामला ओपन एंड शट केसेस का है। दिल्ली देश की राजधानी है और आप राजधानी में बैठकर राजनीतिक दलों की जासूसी करवाएंगे, न्यायिक अधिकारियों की जासूसी कराएंगे, एलजी हाउस या सरकारी कार्यालय उनकी जासूसी करवाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और मनीष सिसोदिया को सीबीआई तुरंत गिरफ्तार करे और इस जासूसी कांड की तह तक जाए तो इसमें और भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कथित जासूसी मामले में कहा कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम आबकारी नीति में आया और अब इस मामले में नाम आने के बाद इसकी जांच अच्छी तरीके से होनी चाहिए ताकि स्थिति साफ हो सके। देखिए, सच यही है कि अरविंद जो पॉलिटिक्स करने आए थे और जो राजनीति बदलने आए थे, सरकार और अरविंद से लेकर के उनके तमाम नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए। याद होगा, हमने शराब नीति को लेकर के बार बार इनके केसों को उजागर किया था और ये कटु सत्य है कि शराब नीति को बदलने के साथ साथ इन्होंने भ्रष्टाचार के स्वरूप को भी बदला है। और जिस तरह से इन्होंने जासूसी कराने की न केवल कोशिश की, डिपार्टमेंट की नियुक्ति की गई, पैसा उस पर खर्च किया गया और आज दूध का दूध पानी का पानी। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबेरॉय को दिल्ली का नया मेयर चुन लिया गया है। इस चुनाव में शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं। 2 घंटे से ज्यादा चली वोटिंग में किसी तरह का कोई विरोध और नारेबाजी नहीं हुई। मेयर बनने के बाद डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने कहा कि मैं अभी सभी को विश्वास दिलाती हूं, आप सबको, कि मैं इस सदन को संवैधानिक तरीके से चलाऊंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे और इसके सुचारू संचालन में उनका सहयोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़े आकार वाला बजट बताया जा रहा है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है। सुरेश खन्ना ने कहा कि वैश्विक मंदी के दौर में भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो घटकर लगभग 4.2% हो गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 4,88,000 युवाओं से प्रतिष्ठित कंपनियों में उन्हें सेवा युक्त कराया गया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड
के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों में किताब और पत्रिका खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए और युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मार्च 2017 से अब तक 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी। आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इंक्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप कार्यरत हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 14 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना और संचालन के लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 12,631 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2,538 करोड़ 80 लाख और धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क लगाए बिना बजट लाया गया है। उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल सस्ता है, जिससे आवश्यक उपभोग की अन्य वस्तुएं भी वाजिब दामों पर मिल रही हैं। यानी आम आदमी महंगाई से परेशान नहीं है। टैक्स चोरी रोककर राजस्व बढ़ाया गया है, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर जो वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। और आज अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है। इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई। आम जनमानस को राहत मिला, लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स पुस्तक के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो फैसले लिए उससे दुनिया में भारत की छवि बदली है। विश्व स्तर पर भारत ने अहम भूमिका निभाई है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लागू किया है और किसी को मदद की जरूरत होती है तो भारत सबसे पहले आगे आता है। इसके साथ ही जहां जवाब देने की जरूरत है, भारत सख्त संदेश देता है।
it is also necessary for us to understand what was the image of India before that. Because only then we can understand the stark difference, how it has taken place. And when I say so, we all remember that our economy was declining. We all know that India had an image of a corrupt state. There was rampant corruption. There were repeated terrorist attacks at that point of time. And there was lack of stable government. And the very sad part was that at that particular time, the authority of the Prime Minister was eroded, and which had a very bad impact on the international scene. That was the situation which we saw at that point of time. And from there, Prime Minister Modi took over in difficult times, and we can say that he has navigated the foreign affairs, the international relationship in the best possible manner. और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्सव 2023 यानी अनवीलिंग THSTI's साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड विजन के दौरान अध्यक्षीय संदेश में कहा कि नीति निर्माताओं को टीके या वैज्ञानिक उपकरण बनाने के दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उद्योग जगत को शुरुआत से ही इसमें शामिल किया जाए। इस कार्यक्रम का आयोजन फरीदाबाद स्थित ट्रांजिशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया है। The age of integration, when we are talking of synergism and a wider synergism, wider integration, we need to also integrate industry. And could we do that right from the beginning? For example, if the policy planners have decided that so and so would be the house which would be then taking up the task of manufacturing the vaccine and also making it available to the market, could we associate them right from the beginning? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि समान विकास हमारी अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने जलवायु के लचीलेपन की नीति के लिए भारत के प्रयास और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के भारत की प्रतिबद्धता के बारे में बात कही। Focusing on climate resilience, India has been turned out to be helpful by providing value additional inputs, especially to small island developing nations who are particularly vulnerable to rising sea levels. India has created and been nurturing the CDRI for coalition resilient infrastructure. It has been making concerned effort to engage various stakeholders and individuals to promote innovation and resilience in infrastructure. और अब बात G20 के बैठकों की। बेंगलुरु में G20 के वित्त उप मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक जारी है। इस बैठक का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत G20 वसुधैव कुटुंबकम की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर अध्यक्षता करते हुए सभी जीवन, मानव, पशु, पौधे के मूल्य को बेहतर बनाती है। यह विषय वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयासों पर भारत के महत्व को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी ही आगे का रास्ता है। Today's era is not of war. Democracy, diplomacy and dialogue is the way forward.
आज से 25 फरवरी तक खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक होने जा रही है। बैठक में G20 सदस्यों के 125 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक में संस्कृति से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना। बैठक के पहले दिन आज सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें विदेशों से वापस लाई गई 25 विरासत वाली मूर्तियां शामिल होंगी। आज सुबह सबसे पहले रन फॉर कल्चर का आयोजन किया गया। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी इसमें दौड़ लगाई और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने कहा है कि भारत तेजी से वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। बुधवार को दिल्ली में भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरा होने के मौके पर इजराइल के राजदूत ने भारत को G20 की अध्यक्षता पर बधाई दी और कहा कि भारत तेजी से क्षेत्रीय महाशक्ति से वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। Our relations from the visit of Prime Minister Modi and then Netanyahu, but were defined as a strategic partnership. But I think that the name is less relevant. I think the content is what is interesting about our relations, which are really, really deep and in all layers of our cooperation. It's a good opportunity to congratulate India also on the G20 and the Shanghai, the SCO. India is on a track from a regional power to a world power. Not that it will happen tomorrow, but the direction is there, I think. और लद्दाख के पैगोंग झील पर एक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें -20 डिग्री के तापमान में धावक जमी हुई लेक पर दौड़े। लद्दाख की यह झील समुद्री सतह से 13,862 फीट ऊपर है। इस मैराथन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। यह दुनिया में सबसे ऊपर जमी हुई झील में आयोजित मैराथन थी। इस हाफ मैराथन को द लास्ट रन का नाम दिया गया था। इस पर 21 किलोमीटर की दौड़ हुई, जिसमें लगभग देश के 75 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। दौड़ का आयोजन क्लाइमेट चेंज को लेकर जागरूकता पैदा करने और बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और मैराथन के लिए एथलीट्स पर बहुत ध्यान दिया गया। इसमें हर हफ्ते करीब 50 किलोमीटर की रनिंग, 250 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 से 15 किलोमीटर स्विमिंग कराई गई। इस दौड़ में भाग लेने के लिए फिटनेस का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। और वंदे भारत एक्सप्रेस का 10 मार्गों पर हो रहे परिचालन के बीच 60 सांसदों ने रेलवे से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को इस अत्याधुनिक ट्रेन सेवा से जोड़ने का अनुरोध किया है। इन सांसदों ने गैर राजक दलों के 14 सांसद भी शामिल हैं। ज्यादातर अनुरोध भाजपा सांसदों ने किया है। इनमें भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। फडणवीस ने सोलापुर और मुंबई के बीच वंदे भारत ट्रेन परिचालन करने का अनुरोध किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने धारवाड़ से बेंगलुरु तक और नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के लिए इसका परिचालन करने का अनुरोध किया है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में परिचालित की जा रही 10 वंदे भारत ट्रेनों में बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में मौजूदा वित्त वर्ष में जनवरी तक न्यूनतम यात्री संख्या 55% रही है। मुंबई गांधीनगर मार्ग पर यात्रियों की संख्या अधिकतम 126% रही है। विपक्षी दलों में राकांपा, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और जदयू के एक सांसद ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए इस तरह की ट्रेन देने की मांग की है। कांग्रेस के 3, माकपा के 1 और वाईएसआर कांग्रेस के 1 सांसद ने भी ये मांग की है। अन्य दलों ने में अपना दल और शिवसेना के एक सांसद ने भी अपने अपने क्षेत्रों के लिए इस ट्रेन की मांग की है। वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को बेहतर रेल यात्रा का अनुभव देती है। इसमें कई अत्याधुनिक फीचर्स शामिल हैं। और मिस्र के काहिरा में चल रहे ISSF शूटिंग विश्व कप के तीसरे दिन भारत की तिलोत्तमा सेन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स में कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रही। ग्रेट ब्रिटेन की सियोनाद मंकिटोश ने निर्णायक मुकाबले में स्विट्जरलैंड की ओलंपिक चैंपियन नीना क्रिस्टल को 16-8 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं
नीना क्रिस्टल को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस प्रतियोगिता में भारत 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर कायम है। महिला T20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और इसके साथ ही टूर्नामेंट का सेमीफाइनल लाइनअप तय हो गया है। अंतिम 4 में जगह बनाने वाली टीमों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का नाम शामिल है। महिला T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया की टीम से गुरुवार को होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।